कि एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है। अगर इन दोनों की शादी हो तो वो शादी टिकेगी या कैसे रहेगा? यार पहली बात एक बात समझो, मांगलिक नॉन मांगलिक बिल्कुल शादी कर सकते हैं। इक्वेशन बिफोर मैरिज एंड इक्वेशन आफ्टर मैरिज में फर्क रहता है। अब इक्वेशन बिफोर मैरिज क्या है? इक्वेशन बिफोर मैरिज इज लाइक अ गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड। कुंडली मिलाने जाते हैं, जब मिलान करवाने जाते हैं तो कहते हैं कि 36 में से अगर 24 गुण मिल गए तो इट्स अ गुड मैच। कई लोग बोलते हैं कि 18 भी मिले तो इट्स अ गुड मैच। तो आपके हिसाब से गुड मैच क्या? लेकिन गुण मिलान का खाली आप गुण मिलान पे अगर डिपेंड हो गए तो 100% आप बहुत बड़ी फॉल्ट, बहुत बड़ी गलती है। सनातन धर्म में ले लो या कोई भी धर्म में ले लो, वंश को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है शादी का। शादी को रोमांस से कम जोड़ा जाता है। चार्ट मिलवाते हैं तो उसमें क्या ये मेंशन रहता है कि इसका एक डाइवर्स होगा या बच्चों का योग ही नहीं है। जैसे कि अगर आपको पहले से कुंडली में पता चल जाए कि आपकी 2 शादियां हैं, पहली शादी वृक्ष के साथ करवा देते हैं एंड कहते हैं कि जो भी बलाएं आनी है वो उस पे आ जाएगी एंड देन दे गेट मैरिड। ये तो आप नॉन लिविंग थिंग से शादी कर रहे हो, या लिविंग थिंग जो बोल नहीं सकता उससे शादी कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन जो बोल सकता है वो आपके कंपैटिबल है नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। कि आजकल लड़कियां ज़्यादा ये करने लग गई हैं। मैं जो फैमिली में जा रही हूँ वो रिच रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये सारी चीज़ें, ये सब फैक्टर्स कुंडली में दिखते हैं। नमस्कार, मैं आंचल राठी आज डॉक्टर तुमुल राठी से कुछ क्वेश्चंस करने जा रही हूँ। लाइक लव मैरिजेस का प्रिडिक्शन हो सकता है क्या? क्या मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है? जैसे शादी के रिलेटेड हमारे मन में कई सवाल रहते हैं। बच्चों के योग है या नहीं है, सेकेंड मैरिज होगा या फर्स्ट मैरिज ही सक्सेसफुल रहेगा। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आज हमने डॉक्टर तुमुल राठी सर से कुछ सवाल किए हैं। तो चलिए इन सब के आंसर्स लेने के लिए हम मुड़ते हैं डॉक्टर तुमुल राठी की तरफ। आजकल हम लोग कुंडली में देखते हैं कि या तो शादियां लेट होती है या तो होती ही नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है कुंडली में, या आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखो, लेट शादी होना और शादी का योग नहीं होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। शादी किसी की जल्दी होती है, किसी की लेट होती है, 100% है। आप कुंडली देखते हैं तो कुंडली में सारे फैक्टर समझ में आता है। अब इसमें आपके सप्तम भाव, इसमें स्पेसिफिकली जब हम शादी की बात करते हैं तो कुंडली में दूसरा भाव, सप्तम भाव और 11वां भाव, ये 3 भाव प्रधान है, मुख्य है, जिसको हम स्टडी करते हैं। 7th हाउस जो है, 7th हाउस शादी में ये बताता है कि इनकी मतलब कुंडली में ये बताता है कि शादी होगी या नहीं होगी। उसको कंफर्म करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए, या वो शादी होगी नहीं होगी मतलब वो इवेंट होगा या नहीं होगा, वो 7th हाउस से मालूम पड़ता है। शादी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, लेट होगी या जल्दी होगी, ये आपकी 2nd और 11th हाउस से मालूम पड़ता है। यदि अगर 7th हाउस आपका पीड़ित है या 2nd हाउस में शादी के योगों को नेगेट करता है, या शादी के योग कमज़ोर हैं और साथ में टाइम पीरियड भी नेगेटिव है, कि वो टाइम पीरियड भी जो शादी का, खास करके जो शादी की उम्र रहती है, आप मान के चलो 25 साल से लेके 35 साल के बीच में जो प्राइम शादी की एज रहती है, वो प्राइम एज में दशा ऐसी चल रही है जो शादी को नेगेट करती है और कुंडली में योग कमज़ोर है, 7th हाउस आपका वीक है, मैलिफिक है, अफ्लिक्टेड है विथ मैलिफिक प्लैनेट्स, तो वो बताता है कि शादी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन यदि 7th हाउस प्रॉमिस करता है कि शादी होएगी, मतलब 7th हाउस का जो लॉर्ड है, 7th हाउस की जो पोजीशन है, वो ये बताता है कि शादी की पॉसिबिलिटीज हैं। और 2nd हाउस, 11th हाउस में डिलेज दिख रहे हैं, रिफ्लेक्शंस अपने को, जब अपन 2nd हाउस को देखते हैं, 2nd हाउस मतलब आपकी फैमिली को दर्शाता है, मतलब आप आपकी फैमिली को जब रेस करते हो, आपकी आगे जाके फैमिली रेस होने वाली रहती है, तो 2nd हाउस आपकी फैमिली को दर्शाता है। 11th हाउस आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स को दर्शाता है, मतलब शादी होने के बाद की जो डिजायर्स है, मतलब जो आपके डिजायर्स है शादी होने की, और शादी होने के बाद शादी आप क्यों करते हैं, आपके जीवन को, आपकी फैमिली को आप आगे बढ़ाने के लिए शादी करते हैं। तो यदि इन दोनों भावों में एफ्लिक्शन है, साथ में 7th हाउस में भी डिलेज दिखाता है, तो ये मान के चलो शादी डिले होती है। ओके। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है। अगर इन दोनों की शादी हो तो वो शादी टिकेगी या कैसे रहेगा? यार पहली बात एक बात समझो, मांगलिक नॉन मांगलिक बिल्कुल शादी कर सकते हैं।
ये एक मिथ है, अगर कोई सोचता है कि मंगलिक की शादी मंगलिक से ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ये एक थंब रूल के जैसे बहुत टाइम से चला आ रहा है। क्यों चला आता है? क्योंकि ये सोचते हैं कि जो मंगलिक पत्रिका है, मंगलिक पत्रिका में जो पर्टिकुलर मंगल दोष, जो मंगल कारक ग्रह, जो मंगल बनता है, मंगलिक पत्रिका कब बनती है? जब मंगल लगन, दूसरे भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव, ये पोजीशंस में यदि मंगल बैठा है तो वो पत्रिका को मंगलिक गिना जाता है, जो आप मानो 30 से 40% केसेस में रहता है। मतलब एवरी थर्ड पर्सन इज अ मंगलिक चार्ट। मतलब अब ये तक बोल दो कि ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिवली हर आदमी मंगलिक है। तो अब मंगलिक और नॉन मंगलिक में ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ देखना है यहाँ पे कि जब मंगल का प्रभाव नेगेटिव है आपकी पत्रिका में, जहाँ पे मंगल दोष बनता है, वहाँ पे स्पेसिफिकली आपको पत्रिका मिलाना और पत्रिका को स्पेसिफिकली देखना कि हाँ, आप आपका जो लाइफ पार्टनर चुन रहे हो उसकी पत्रिका ये स्पेसिफिक दोषों को कैंसिल करती है या वो स्पेसिफिक दोषों को एनहांस करती है, उस पर चीज़ें डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या है, मंगलिक नॉन मंगलिक से शादी कर सकता है, वहाँ नॉर्मल केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे मंगल दोष है वहाँ पे आपको स्पेसिफिक केयर करना है कुंडली मिलान के लिए। और यदि मंगल दोष नहीं भी है, ज़रूरी नहीं कि मंगलिक पत्रिका है तो ही प्रॉब्लम है। नॉन मंगलिक पत्रिका में भी कई बार पीड़ित रहता है। जैसे अपने जो शादी का भाव है, यदि वो पीड़ित हो गया या वहाँ पे अपने को कोई वजह से ऐसा दिखता है कि क्रूर प्रभाव ज़्यादा है, तो वैसे केसेस में भी आपको पत्रिका मिलाना ऑलवेज सेफर साइड में, ऑलवेज इट इज़ बेनिफिशियल कि आप हमेशा ये देख सकते हो कि जो ग्रह या जो दोष पत्रिका में बन रहे हो वो ऑपोजिट पार्टनर के पत्रिका से कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। Okay. कई बार कैंसिल अगर हो जाते हैं दोष, तो ये मान के चलो आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, तो मतलब इतने सालों से जो चल रहा है वो एक भ्रम चल रहा है कि मांगलिक अगर आप हो तो ज़रूरी है कि कुंडली मिलान करो एंड आपके डाइवोर्स बढ़ जाते हैं। देखो, मंगलिक, आपका प्रश्न है मंगलिक नॉन मंगलिक से शादी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। लेकिन जहाँ पे हम कुंडली मिलान की बात करते हैं, देखो मालूम नहीं पड़ता है हर किसी की पत्रिका में क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये तो कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। तो इन जनरल हम मिलान करने को इसलिए बोलते हैं कि आप जब मिलान करते हो तो आप ये सारे फैक्टर्स को फिल्टर कर लेते हो कि हाँ, ये पत्रिका, दोनों की पत्रिका में कंपैटिबिलिटी अच्छी है, कोई दोष नहीं है या कोई दोष का एनहांसमेंट नहीं हो रहा है एक ही पत्रिका से दूसरे की पत्रिका के मिलान में, दोनों के योग साथ में टकरा रहे हैं नहीं टकरा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हम देख के जज करते हैं कि हाँ, कि दोनों के बीच में शादी या संबंध हो सकता है नहीं हो सकता। क्या हमें ये पता चलता है कुंडली में देख करके कि आपकी लव मैरिज है या आपकी अरेंज मैरिज है? आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे इस चीज़ को? कुंडली, मालूम है आपको, एक आईना है। कुंडली एक तरह से आप समझो MRI रिपोर्ट है कोई भी इंसान की, इतनी गहराई है कुंडली में। यदि कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है और गहराई से देखना आता है उसको, तो बहुत बारीकी से बता सकता है कि रिश्ता कैसे होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, लड़का या लड़की कैसे मिलेंगे, उनका नेचर क्या रहेगा, आपसी संबंध कैसे रहेंगे। तो कुंडली बहुत ही एक विचित्र चीज़ है। आप मान के चलिए ये एक ऐसा साइंस है विच इज़ अबव द नॉर्मल साइंस। ये एक तरह से एक मेटा साइंस है। लोग इसे सूडो साइंस बोलते हैं, लेकिन एक मेटा साइंस है। इट इज़ बियॉन्ड द नॉर्मल साइंस। क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो गणित है या ये जो कैलकुलेशंस है कुंडली के, ये आप मान के चलो हमारे पूर्वज, हमारे वेदों से, हमारे जनरेशंस, मतलब आप मान के चलो हजारों साल पहले से वेदों से डिफाइंड होके आए हैं। वो टाइम पे जब साइंस भी एग्जिस्ट नहीं करता था, जो हम आज की तारीख में साइंस मानते हैं। सही। तो बिल्कुल कुंडली ये बताती है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यदि लव मैरिज होगी तो लव मैरिज में इंटरकास्ट में होगी या सिमिलर कास्ट में होगी या इंटर रिलीजन में होगी, ये भी बताती है। कुंडली ये तक भी बताती है कि लव मैरिज होके वो लव मैरिज सही रहेगी, टिकेगी या नहीं टिकेगी। मेरा भी दूसरा सवाल यही होने वाला था, तो आप बताइए सर कि क्या कहते हैं आप इस बारे में, हाउ इट इज। देखो, लव मैरिज यूजुअली देखा जाए तो लव मैरिज को हमारी इंडियन सोसाइटी में ये सोचते हैं कि अरे ये तो इंटरकास्ट मैरिज ही रहने वाली है या पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी होने वाली है। ये हमारी जनरल मानसिकता है
जो खास करके 80s 70s ने 80s के जो लोग हैं वहाँ की। लेकिन आज के समय में, आज का जो समय है, आज का जो वातावरण है, लव मैरिज देखा जाए तो एक पॉजिटिव एंड में देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अगर कंपैटिबिलिटी म्यूचुअली टेस्टेड है तो पेरेंट्स की तरफ से भी पेरेंट्स निश्चित रहते हैं कि भाई ये शादी दोनों के बीच में सही रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी शादियां टूटती हैं। क्यों टूटती है? क्योंकि इक्वेशन बिफोर मैरिज एंड इक्वेशन आफ्टर मैरिज में फर्क रहता है। अब इक्वेशन बिफोर मैरिज क्या है? इक्वेशन बिफोर मैरिज इज लाइक अ गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड, जहाँ पे क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में नहीं रहती है, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी साइड को देखते हैं, आप रियलिटीज को इतना नहीं देखते। लेकिन जब ये रिश्ता एक संबंध में बदलता है, जहाँ पे दोनों के बीच में एक ऐसा अटूट रिश्ता बन जाता है शादी का, जो हमारे धर्मों में या कोई भी धर्म में एक अटूट रिश्ता है, दोनों जब एक हो जाते हैं, वहाँ पे क्या है, इक्वेशंस चेंज होते हैं। अब लव मैरिज में यदि आपकी पत्रिका में आपके मैरिज के हाउसेस, खासकर की 2nd, 11th और 7th अच्छी पोजीशन पे है और 7th हाउस का कनेक्शन 5th हाउस से बनता है। 5th हाउस जो है दैट शोज लव, रोमांस। पंचम भाव रोमांस का भाव है, सप्तम भाव शादी को दर्शाता है और शादी के प्रॉमिस को 11वां और दूसरा भाव कंफर्म करता है। तो यदि 5th हाउस का 7th हाउस से कनेक्ट बनता है और 5th हाउस का 7th के साथ में पॉजिटिव कनेक्ट बनता है और 2nd हाउस और 11th हाउस भी पॉजिटिव एस्पेक्ट से, मतलब पॉजिटिव कनेक्शन बनाते हैं 5th और 7th से, तो एक सक्सेसफुल लव मैरिज की निशानी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट लव मैरिज कुंडली में कैसे दिखते हैं, या लव मैरिज का एक रिफ्लेक्शन अपने कुंडली में कैसा दिखता है। इसके अलावा हमें नवांश को भी देखना चाहिए। डिविजनल चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार खाली लग्न कुंडली को देख के ही हम एक निष्कर्ष पर निकल जाते हैं या कंक्लूजन पर चले जाते हैं, वो तरीका नहीं है। नवांश एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, स्पेसिफिकली जब आप मैरिज की बात करते हो या ग्रहों की स्ट्रेंथ की बात करते हो, तो साथ में आपको नवांश को स्टडी करना पड़ेगा कि नवांश में वो स्पेसिफिक प्लैनेट्स की जो पोजीशंस है वो पॉजिटिवली स्ट्रेंथन हो रही है या उसको नेगेट कर रही है। कई बार एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट लगन चार्ट में बैठा है लेकिन नवांश में जाके वो नीच का हो जाता है, क्रूर ग्रहों से एस्पेक्टेड हो जाता है, संबंध में आ जाता है, तो जो अपनी लगन चार्ट की जो पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाती है। तो आप खाली लगन चार्ट को देख के ही वो जजमेंट नहीं ले सकते। तो 100% है, पत्रिका ये बहुत अच्छे से बताती है कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, सही तरीके से उसको देखना आना चाहिए। अभी आपने कहा सही तरीके से देखना चाहिए। जैसे कि जब कुंडली मिलाने जाते हैं, जब मिलान करवाने जाते हैं, तो कहते हैं कि 36 में से अगर 24 गुण मिल गए तो इट्स अ गुड मैच। और कई लोग बोलते हैं कि 18 भी मिले तो इट्स अ गुड मैच। तो आपके हिसाब से गुड मैच क्या है? उसमें क्या क्या देखना चाहिए? लाइक कंपैटिबिलिटी या गुण जो मिले हैं, वो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखो, गुण मिलान एक सर्टेन कैलकुलेशंस के बेसिस पे बना हुआ है, जहाँ पे आप कुछ 8 पैरामीटर्स हैं जिसको आप स्कोरिंग देके जज करते हैं। लेकिन गुण मिलान का खाली आप गुण मिलान पे अगर डिपेंड होगे तो 100% आप बहुत बड़ी फॉल्ट, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि गुण मिलान एक सर्टेन लेवल तक आपको इंडिकेशन देगा दोनों की कंपैटिबिलिटी ले लो, दोनों की ज़िंदगी के बारे में। उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको दोनों की पत्रिका को स्टडी करना। और पत्रिका में प्राइमरीली आपको क्या स्टडी करना है कि आपको ये स्टडी करना है कि दोनों की पत्रिका में जो लाइफ पार्टनर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या वो मैच हो रहे हैं, नहीं मैच हो रहे हैं। मतलब लड़के की पत्रिका में जो लड़की दिखाई जा रही है, जो डिस्क्रिप्शन लड़की का मिल रहा है, वो डिस्क्रिप्शन वो लड़की की पत्रिका में मैच होता है या नहीं मैच होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, क्या दोनों की पत्रिका एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है या एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ी होती है। गुण मिलान में हो सकता है आपको भकूट में 7 पूरा अंक मिले, मैत्री नहीं मिले, या हो सकता है मैत्री भकूट दोनों मिल रही है लेकिन गण नहीं मिल रहा है, नाड़ी नहीं मिल रही है। तो कोई ना कोई पैरामीटर आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। यूजुअली देखा जाए तो मैत्री और भकूट ये दोनों में से एक के पूरे अंक होना ज़रूरी है, जो इंडिकेट करता है या तो दोनों के बीच में अच्छी कंपैटिबिलिटी रहना या दोनों के बीच में एक गहरा प्रेम रहना। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप ब्लिसफुल रहे, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे दोनों के कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी मैच करती है।
वैसी शादी भी बहुत अच्छी चलती है। हर रिश्ता ज़रूरी नहीं है कि एकदम फिल्मी जैसे आप देखते हैं वैसे रहे, या ब्लिसफुल रहे, या बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहे। True. कुछ रिश्ते प्रैक्टिकल नज़रों से भी इम्पोर्टेंट हैं, कुछ रिश्ते प्रैक्टिकली भी ज़्यादा अच्छे से निभाए जाते हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं, या हमारा बेसिक जो उद्देश्य सनातन धर्म में ले लो या कोई भी धर्म में ले लो, वंश को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है शादी का। शादी को रोमांस से कम जोड़ा जाता है, और दोनों एक साथ में जुड़ते हैं आगे वंश को बढ़ाने के लिए। जी। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो मैरिज का है वो है आप साथ में एक दूसरे का साथ निभाते हुए वंश को आगे बढ़ाएं। तो उसमें क्या होता है, सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कैसी है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहनी चाहिए। आप दोनों के बीच में बच्चे का, संतान का योग है या नहीं है। काफ़ी शादियां ऐसी भी होती है आजकल के टाइम में, भाई एक ही बच्चा चाहिए या मैक्सिमम 2, ठीक है, 2 तो अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्हें आगे संतान नहीं चाहिए, लेकिन एक सर्टन एज निकलने के बाद में उन्हें वो वैक्यूम महसूस होता है। जब एक उम्र निकल जाती है, जब आप कंसीव नहीं कर सकते, जब बच्चा नहीं हो सकता है, जब आपको एहसास होता है कि यार हम लोग नादान थे, हमारे बचपना, हमारी मस्ती की वजह से हम लोग फैमिली को प्लान नहीं करें, हम अपने आप को गैर जिम्मेदार सोचते थे कि अरे हम जिम्मेदारी कहाँ से ले पाएंगे एक बच्चे की। ये सोच कई बार क्या करती है, एक अच्छी मैरिज को भी खराब कर सकती है आगे जाके, यदि आपके बीच में कनेक्टिंग फैक्टर संतान नहीं है तो गुण में हालांकि सर्टेन पैरामीटर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों की कुंडली मिलान प्रॉपर होएगा तो अब ये सारे फैक्टर्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि हाँ दोनों के योग क्या बोल रहे हैं, दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी क्या बोल रही है, और संतान के क्या योग हैं। जब हम साथ मिलवाते हैं तो उसमें क्या ये मेंशन रहता है कि इसका एक डाइवर्स होगा या बच्चों का योग ही नहीं है? जैसे अभी आपने कहा कि कहीं लोग रोक देते हैं आगे क्योंकि वो लोग नहीं संभाल पाते हैं, तो ये केसेस है क्या कि इनको बच्चे का योग ही नहीं है एंड ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट डाइवर्स मेंशन ही है एंड वो आप चाह के भी नहीं रोक पाए, ऐसा कुछ है इसमें? देखो, पत्रिका रिफ्लेक्ट पक्का करती है कि पहली शादी में स्टेबिलिटी आना डाउटफुल है। देखो, डिवोर्स 100% होगा ही या डिवोर्स नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें 100% नहीं बोली जाती। इसलिए नहीं बोली जाती क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स में दोनों ह्यूमन बीइंग का भी कार्मिक रोल है। जैसे मान के चलो, पत्रिका ये बताती है कि हाँ इसके डाइवोर्स के योग हैं, मतलब ये नहीं है कि डिवोर्स होगा ही। अब यदि हम देख रहे हैं कि किसी पत्रिका में डिवोर्स के योग हैं, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पत्रिका सही तरीके से मिलाएं, क्योंकि जो योग जिस कारण से बनते हैं, जैसे आप मान के चलो यदि एक मेल की पत्रिका बताती है कि उसकी पत्रिका में डिवोर्स के योग हैं, और हम जब डीपली स्टडी करते हैं तो एक मेल के स्वभाव, लड़के के स्वभाव को हम स्टडी करते हैं, लड़के का स्वभाव क्या है, लड़की उसके लाइफ में क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, कैसी लड़की रिफ्लेक्ट कर रही है। अब यदि आप जब कोई लड़की की पत्रिका मिलाते हैं तो आपको ये देखना है कि उसके स्वभाव को लड़की का स्वभाव कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या लड़की के स्वभाव को लड़के का स्वभाव कॉम्प्लीमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, डिवोर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, अगर संतान के योग पॉजिटिव हैं तो क्या होता है, कई बार हो सकता है लड़का और लड़की के बीच के रिश्ते इतने मधुर ना हो, लेकिन यदि संतान होती है और पारिवारिक प्रोफेशनल लाइफ दोनों की अच्छी चल रही है, पारिवारिक सपोर्ट अच्छा है, तो दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर खराब शादी डिवोर्स में ही एंड हो, लेकिन यदि डिवोर्स होता भी है तो भी कई बार सेकेंड मैरिज अच्छी फल सकती है या सेकेंड मैरिज अच्छी होती है। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि पहला मैरिज खराब है, दूसरा मैरिज खराब है, तीसरा मैरिज सक्सेसफुल होता है, ऐसा भी होता है। मल्टीपल डिवोर्सेस का भी केस रहता है कई केसेस। तो मल्टीपल जो डाइवर्स है तो कैसे पता चलेगा? जैसे अब हम कुंडली मिलाने जाते हैं, कुंडली बहुत अच्छे से मिल गई, दोनों संतुष्ट है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, एक कुछ पल ऐसा आ जाता है डाइवोर्स, मतलब ऐसा क्यों? देखो, मल्टीपल डिवोर्स का पत्रिका में योग बनते हैं, और ये ऐसे बनते हैं कि यदि आपका सप्तमेश मतलब सप्तम ग्रह, सप्तमेश मतलब आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है, दूसरा शुक्र
जो नेचुरल कारक है 7th हाउस का, यदि उसका संबंध राहु, एक नेगेटिव राहु के साथ में स्ट्रांगली बनता है और साथ में शादी के योग मल्टीपल दिखाते हैं, मतलब एक तो 7th हाउस का कनेक्ट और शुक्र का कनेक्ट राहु से बनना, दूसरा 2nd हाउस और 11th हाउस भी स्ट्रांगली प्लेस्ड रहना। तो जब राहु का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता है तो वो बताता है कि देयर आर चांसेस ऑफ डिवोर्स, बट अगेन गेटिंग मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम एंड ऑल्सो समटाइम्स फॉर द थर्ड टाइम ऑल्सो। मल्टीपल रिलेशनशिप्स की भी बात होती है। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि किसी की पत्रिका में 2 शादी के योग भी रहते हैं, या तो साइमल्टेनियसली कोई 2 शादी कर सकते हैं, या तो एक शादी होकर डिवोर्स होकर फिर दूसरी शादी होती है। तो ऐसे योग पत्रिका में बिल्कुल बनते हैं। तो इसमें राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 7th हाउस, 5th हाउस रिलेशनशिप्स का कारक भी बनता है, रोमांस का कारक भी बनता है। तो 5th हाउस, 7th हाउस का राहु से स्ट्रांग कनेक्ट होना और शादी के प्रबल योग बताना। आपका 7th, 11th और 2nd हाउस के अगर स्ट्रांग कॉम्बिनेशंस हैं, स्ट्रांग योग बनते हैं, और आपका 7th लॉर्ड और शुक्र राहु से संबंध रखता है, ये राहु का प्लेसमेंट 7th हाउस में आ जाता है, शुक्र से स्ट्रांग प्लेसमेंट बनाता है, तो वैसा पर्सन का या तो मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकता है, या तो शादी नहीं चलेगी तो डिवोर्स होगा और फिर से दूसरी शादी होती है। एक रिलेशनशिप में वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है कई बार। इसमें भी फिर से वेरिएशंस हैं, क्या ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहेगा या इसकी शादी कुछ कारणों से, प्रैक्टिकल कारणों से टूटेगी और फिर दूसरी शादी सक्सेसफुल होगी जी। तो इसमें भी फिर आपको दूसरे ग्रहों का भी सपोर्ट देखना पड़ेगा। यदि 7th हाउस नेगेटिवली इन्फ्लेक्टेड है, जहाँ पे स्पेसिफिकली शुक्र राहु के साथ में इन्फ्लेक्ट होता है, तो वहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। बट वहीं पे अगर गुरु का इन्फ्लुएंस है, गुरु की दृष्टि है, तो वो स्टेबिलिटी की बात करता है। मतलब आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में न जाके कोई भी एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहोगे। जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा तो आप दूसरी रिलेशनशिप डेवलप करोगे और फिर वो भी रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी ढूंढोगे। तो ये 2 अलग अलग केसेस भी डेवलप होते हैं। ये पत्रिका हमें क्लियरली बताती है। कोई आप उदाहरण बता सकते हैं क्या कि सेकेंड मैरिज के योग कैसे हैं एंड हाउ दैट मैरिज विल बी? देखो, आपके सामने एक एग्जाम्पल चार्ट में बताता हूँ। जी। ये जो पर्सन है, इनकी फर्स्ट मैरिज डिवोर्स में कन्वर्ट हुई और फर्स्ट मैरिज इनकी बहुत ट्रबलसम रही हुई है। हालांकि फर्स्ट मैरिज भी लव मैरिज रही है। वो डिवोर्स में होने के बाद में फिर इनकी सेकंड मैरिज, वो एक बहुत सक्सेसफुल मैरिज रही और अभी भी उनकी लाइफ बहुत स्टेबल है, बहुत ही अच्छी है। अब ये पत्रिका में आप गौर करो, हम बात कर रहे हैं पहली बात तो मैरिज की प्रॉमिस की। तो 7th हाउस को आप देखेंगे तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है बुध, इसका कनेक्ट बनता है 2nd हाउस से। मैंने आपको बताया कि मैरिज को अगर देखना है तो 7th हाउस विल प्रॉमिस शादी को, और 2nd एंड 11th हाउस विल सपोर्ट कि वो मैरिज कैसी रहेगी, कब होगी, कैसे योग बनते हैं। तो क्योंकि 7th हाउस का जो कनेक्ट है वो 2nd हाउस से बनता है, तो ये एक शादी को प्रॉमिस करती है। अब शादी तो हुई, लेकिन ये शादी डिवोर्स में क्यों कन्वर्ट हुई? क्योंकि जो 7th लॉर्ड है, जब पहली शादी हम कंसिडर करते हैं, पहली शादी हमें 7th हाउस से देखने मिलती है। तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 2nd हाउस में केतु के साथ युति बना के रखा है। जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है बुध, वो केतु के नक्षत्र में बैठा है, मतलब केतु के साथ में युति और केतु के नक्षत्र में। तो ये बताता है कि जो पहली शादी रहेगी, वो पहली शादी में आदमी सुखी नहीं रहेगा, उसको प्रॉब्लम्स रहेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे, वहीं जब हम बात करते हैं सेकंड मैरिज की, तो सेकंड मैरिज तो पहला मैरिज, ये शादी प्रॉमिस थी, शादी हुई, आफ्टर सम टाइम वो शादी टूट गई, डिवोर्स में कन्वर्ट हो गई। अब जब हम सेकंड मैरिज की बात करते हैं तो आपको 2nd हाउस पे गौर करना है, 7th हाउस से 8th हाउस पे देखना है आपको। तो 7th हाउस से 8th हाउस देखेंगे तो 2nd हाउस है। दूसरा, भाग्य को देखना है, मतलब 7th हाउस से 3rd हाउस भाग्य स्थान बनता है। भाग्य स्थान अगर आप देखोगे ये दोनों भावों को, सबसे पहली बात आप 2nd हाउस को देखोगे तो 2nd हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, वो उच्च का बैठा है 11th हाउस में।
फिर से सेकंड हाउस का कनेक्ट 11th हाउस से बनता है, जो शादी के होने के यानी शादी को सक्सेसफुल बनाने का कारक है। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो जब सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया तो ये प्रॉमिस करता है कि सेकंड मैरिज एक पॉजिटिव सक्सेसफुल मैरिज होगी। और साथ में भाग्येश फिर मंगल है, मतलब सेकंड हाउस लॉर्ड और भाग्येश दोनों का स्वामी मंगल है, जो 11th हाउस में सक्सेसफुली प्लेस्ड है उच्च के भाव में। तो लगन चार्ट में ये चीज कंफर्म होती है कि इनकी सेकंड मैरिज सक्सेसफुल रहेगी। दूसरा, लग्नेश जो है, पहली मैरिज इनकी जो है वो लव मैरिज थी। अब लव मैरिज होके भी पहली शादी टूटी। ये एक विचित्र बात है, क्वेश्चनेबल बात है कि यार आपकी तो पहले से जान पहचान थी, आप तो जानते हाँ, थे, वही तो ना। फिर ये क्या हुआ कि आप बिल्कुल। शादी होने के बाद आप आपकी मर्जी से शादी करें, फिर आपकी शादी क्यों टूट गई? बिल्कुल। तो आप ये देखेंगे कि जो लग्नेश है, लग्नेश मतलब स्वयं, मतलब वो पर्सनालिटी। लग्नेश इनका बनता है गुरु। लगन है जल राशि का, पाइसेस का लगन है। लग्नेश बैठा है शुक्र की राशि में अष्टम भाव में राहु के साथ संबंध बना के। साथ में चंद्रमा की युति है, मतलब आप देखेंगे तो गुरु, राहु और चंद्रमा तीनों की युति अष्टम भाव में बनती है 8th हाउस में। तो लग्नेश मतलब जो जातक है पर्सनालिटी, और चंद्रमा मतलब जातक का मन, ये दोनों चीजें राहु के साथ में एफ्लिक्ट हो गई। और राहु भ्रम का कारक है। Okay. राहु कंफ्यूजन्स का कारक है। राहु डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स का कारक है। तो आप ये सोच के शादी करें, क्योंकि 5th हाउस का जो लॉर्ड है, जहां पे हम लव मैरिज की बात करते हैं तो वहां पे 5th हाउस का रोल आता है, और 5th हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा बनता है। तो लग्नेश और चंद्रमा 5th हाउस का लॉर्ड दोनों 8th हाउस में राहु के साथ में युति बनाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहली शादी में भ्रम पैदा होना, या पहली शादी में आपकी लाइफ पार्टनर, होने वाली लाइफ पार्टनर को आप सही तरीके से नहीं आंक पाना, ये ऐसे योग इनकी पत्रिका में बनते हैं। तो इसी की वजह से इनकी ज़िंदगी में पहली शादी इनके लिए बहुत ट्रबलसम रही, क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ पार्टनर से बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल जब इनका डिवोर्स हुआ, जब वो टाइम पीरियड ने इनको सपोर्ट किया डिवोर्स का, और फिर उसके बाद में क्योंकि इनकी सेकंड शादी के योग इतने स्ट्रांग थे और पॉजिटिव योग थे, तो इमीडिएटली उनकी समय पे सेकंड शादी हुई, जो आज उनकी बहुत सक्सेसफुल शादी चल रही है। तो सेकंड शादी उनकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? बस तो यूजुअली सेकंड शादी में आप लव मैरिज को नहीं समझो, आप ये समझ के चलो कि सेकंड शादी में जब मिलते हैं तो ये देखते हैं कि अरे यार मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें इनके पास है, इनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मेरे पास है, तो एक प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी अपने आप बन जाती है। ओके। फर्स्ट शादी में लव मैरिज डेफिनेटली रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, लव का फैक्टर अलग रहता है। सेकंड मैरिज में क्या होता है, आदमी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, आदमी रियलिस्टिक हो जाता है। तो फर्स्ट मैरिज में आदमी फैंटेसाइज करता है अपनी वाइफ को, अपनी लाइफ पार्टनर को, शादी को। ओके। वो फर्क है। पहली शादी टूट गई, ही वांटेड टू गेट मैरिड सेकेंड टाइम, तो इसका कुछ बताता है, कुंडली में दर्शाता है कि सेकेंड मैरिज कब होगी, और कोई करना चाहता है और काफ़ी टाइम तक उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो इसके भी कुछ रेमेडीज होते हैं क्या टू गेट सेकेंड मैरिज? बिल्कुल। देखिए, पहले तो अपने को ये देखना है कि दूसरी शादी के योग कितने प्रबल हैं, योग बनते हैं या नहीं बनते हैं। कई बार योग प्रबल हैं तो दूसरी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, या जैसे ही समय आता है तो दूसरी शादी अपने आप ही क्लिक होती है। यदि योग मध्यम है या कमज़ोर हैं तो डेफिनेटली इसके उपाय, इसकी रेमेडीज हेल्प करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड हाउस सेकंड मैरिज का कारक बनता है, और साथ में भाग्य उसको सपोर्ट करता है, भाग्य। तो आपको सेकंड हाउस के लॉर्ड और भाग्येश दोनों को स्ट्रेंथन करना है। ये दोनों लॉर्ड्स को, ये दोनों भावों को आपको स्ट्रेंथन करना है, इनके लॉर्ड्स को या इनके जो कारक ग्रह हैं इनको आपको नेचुरली स्ट्रेंथन करना है। तो बिल्कुल इसके रेमेडीज़ होते हैं, और इसके रेमेडीज़ 100% हेल्प करते हैं। जब आपका सही समय आता है, जब वो समय इंडिकेट करता है कि हाँ आपकी शादी के योग बन रहे हैं, तो डेफिनेटली शादी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके।
मेरा एक और सवाल है। जैसे कि अगर आपको पहले से कुंडली में पता चल जाए कि आपकी 2 शादियाँ हैं, तो कई लोग पहली शादी मैंने कई लोगों को देखा है कि पहली शादी वृक्ष के साथ करवा देते हैं एंड कहते हैं कि जो भी बलाएँ आनी है वो उस पे आ जाएगी एंड देन दे गेट मैरिड। तो ये भी 2 शादी में रहता है या ये एक भ्रम है कि पहली शादी ऐसे करवा दो? आपका क्या विचार है इस पर? देखो, ये एक वैदिक रेमेडी है जो काफ़ी सालों से बोली जाती है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि यदि आप कुंभ विवाह, इसे कुंभ विवाह बोलते हैं कि हम नारियल के गठजोड़ से कर लेते हैं शादी या जी। कोई पेड़ से करते हैं, जी। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपके मंत्र पढ़े जा रहे हैं, आपकी शादी हो रही है। तो वर्चुअली तो वो शादी हो रही है, लेकिन यदि आपकी लाइफ में सेकंड शादी लिखी है और पहली शादी नहीं मिलनी है, तो आप भले ही नारियल से शादी कर लो। यदि आपकी वाइफ आपके हिसाब से कंपैटिबल नहीं आई, तो भी उससे फ़र्क पड़ना नहीं, वो शादी टूटने के चांसेस स्ट्रांगली बन जाते हैं। इसीलिए ये तो आप नॉन लिविंग थिंग से शादी कर रहे हो या लिविंग थिंग जो बोल नहीं सकता उससे शादी कर रहे हो, बिल्कुल। लेकिन जो बोल सकता है वो आपके कंपैटिबल है नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। जो बोलने वाला आदमी आने वाला है या लेडी आने वाली है आपकी लाइफ में, लड़की आने वाली है, लड़का आने वाला है, जी। उसके साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, तो इसीलिए वो मैच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक रेमेडी है, लेकिन मेरे हिसाब से रेमेडी कोई विशेष वर्क नहीं करती है। कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रेमेडी से नुकसान भी नहीं है। यदि कोई फॉलो करता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट कंपैटिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपैटिबिलिटी को देखना बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में। आई कैन कंक्लूड दिस वे राइट कि चाहे आप करो या ना करो, उसका कोई प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ना नहीं। हाँ, आप चाहे करो या ना करो, इम्पॉर्टेंट ये है कि जब शादी करते हो तो आप ये मेक श्योर करो कि आपकी लाइफ पार्टनर, होने वाली लाइफ पार्टनर से जो भी मैक्सिमम फैक्टर्स में आप कंपैटिबिलिटी मैच कर सकते हो, वो चीज़ों को आप ट्राई करो इंश्योर करने की। कई बार अगर अपने हाथ की बात नहीं है तो ऊपर वाला है, ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये ज्ञान ऊपर वाले ने हमें दिया है, ज्योतिषों को दिया है, विवेक लोगों में दिया है, तो इसका जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो उतना अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। अब देखा है कि आजकल लड़कियां ज़्यादा ये करने लग गई हैं, मतलब लड़का हमारे केपेबल है या नहीं है, हमको फैमिली कैसे मिलेगी, मैं जो फैमिली में जा रही हूँ वो रिच रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सब फैक्टर्स कुंडली में दिखते हैं या आप क्या कहते हो? देखो, हर लड़की को रणबीर कपूर चाहिए, लेकिन लड़की को ये भी तो समझना पड़ेगा कि वो आलिया भट्ट है या नहीं है। ओके। जी। हर किसी को बेस्ट चाहिए। कोई भी लड़का ये चाहेगा कि मुझे सबसे सुंदर लड़की मिले, अच्छा ससुराल मिले, पैसे वाला ससुराल मिले, हाँ, जहाँ पे मेरा स्टेटस हाई रहे। जी। और लड़की भी यही चाहेगी कि मैं ऐश में रहूँ, मुझे एकदम हैंडसम, गुड लुकिंग ऐसा हस्बैंड मिले कि जो मेरी सुने, मैं जो चाहूँ वैसा हो, मेरी सासू माँ मेरे हिसाब से रहे। तो ये ख्वाहिशें तो देखो हर किसी के मन में इमेजिनरी है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो प्रैक्टिकली उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती है जो आपको प्रैक्टिकल आपकी पत्रिका बताती है कि आपको बेसिकली किस तरह का लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। उसका एक ब्लूप्रिंट आपको मिल जाता है, वो ब्लूप्रिंट दिखता है, और आपको उसके लिए थोड़ा सा रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जैसे मेरे में कुछ खामियां हैं, वैसे ही मेरा जो जीवन साथी रहेगा उसमें भी कुछ खामियां रहेगी। तो आपका माइंडसेट वैसा रहना चाहिए कि हाँ, मैं कौन से प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी तरफ मुझे फोकस करना है। जैसे आप आपके नेचर को अच्छे से जानते हो, आपको समझ में आता है कि यार मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर की हूँ, या मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर का हूँ। एक लड़की समझो, एक बार के लिए लड़की का एग्जांपल लेते हुए कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर की हूँ, या मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मेरे मन का ना हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे केस में आप जब आपका लाइफ पार्टनर चुनते हैं तो उसमें आप वो क्वालिटीज़ देखो कि उसका नेचर आपसे ऑपोजिट रहे, वो शांत रहे, समझदार रहे, आपको बैलेंस करके चलने वाला रहे।
रादर देन आप वो सारे फैक्टर्स देख रहे हो कि शांत स्वभाव रहना, दिखने में भी अच्छा रहना, पैसे वाला भी रहना, तो वो तो फिर आपको क्या है मालूम, एक डिज़ाइनर आदमी जनरेट करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं। जी। और यही इम्प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेसेस की वजह से काफ़ी शादियाँ डिले होती है, काफ़ी शादियाँ नहीं हो पाती है, और फिर बाद में कहीं ना कहीं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। यही अगर आप में क्लैरिटी है पहले से कि आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए आपके लाइफ पार्टनर से, ऑन द पैरामीटर्स की आप यदि समझ सको कि आपके जीवन में जीवन साथी कैसा आएगा और आप अपने आप को अच्छे से समझते हो, तो आप वो हिसाब से आपके चॉइस को रखिए। और फिर मैं बताता हूँ कि डिवोर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके। नहीं तो फिर शादी के बाद प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो पुराने ज़माने में जो रीत चलती आई है कि बच्ची जैसे 19-20 साल की हो गई तब उनकी शादी करा दो, तो उनके एक्सपेक्टेशंस भी उतने हाई नहीं हैं एंड दे एक्सेप्ट वॉट एवर इट इज़ कमिंग। देखो, ये बात भी, वो ज़माना अलग था, अभी का समय अलग है। वो समय क्या है, लड़की की पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं किया जाता था। माँ बाप जनरली जो कन्वेंशनल बैकग्राउंड के लोग हैं, जैसे गुजरातीज, मारवाड़ीज, खास करके ये जो फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे एक बचपन से ही सिखाया जाता था कि लड़की पराया धन है, बिल्कुल। दूसरे के घर जाना है, तो उस तरह से परवरिश भी लड़की की वो नज़रिए से की जाती थी। जी। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में लड़का और लड़की बराबर समझे जाते हैं, कानून और हक भी दोनों को बराबर ही मिलता है। प्रोफेशनल फील्ड में भी लड़का और लड़की दोनों अपने अपने काम पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो जेंडर डिफरेंशिएशन है ये चीज़ को लेके, वो खत्म हो गया है। अब ऐसे केस में क्या हो गया, ऐसे केस में तभी आप देख रहे हो कि डिसबैलेंस रिलेशनशिप्स में बहुत होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों की पत्रिका सही तरीके से मिलाई जाए, दोनों के एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रहना जरूरी है। ओके। तब जाके शादी अच्छी होती है। इसीलिए आप चाहे 24 की उम्र में शादी करो या 26 की उम्र में शादी करो, कई बार हमारे हाथ में भी नहीं रहता है। जब हमें सही लड़का मिलता है जब जाके शादी होती है जी। या कई बार हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं शादी के लिए, कोई लड़का या लड़की प्रिपेयर नहीं रहता है। तो आपको जिस एज में शादी आप करने वाले हो या जब शादी होने का है, वो टाइम पे आप ये ध्यान रखो कि आपके पत्रिका अच्छे से मिले, आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो, जिससे कि शादी अच्छे से निभ पाए। उसके बाद में भी यदि कुछ ऐसे कमज़ोर योग है जहाँ पे कुछ होनी है या कुछ होनी अटल ही है, तो उसके लिए तो जो ऊपर वाले ने लिख दिया वो लिख दिया। जी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा पहला पॉडकास्ट यही समाप्त होता है। अपने कमेंट बॉक्स पे आपके दिल में जो भी सवाल हो या इसके रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।